हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार ऋषि यस क्लासेस पर स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो हमारा पेपर है केमिकल डायनेमिक्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। उसके अंतर्गत जो हमारा यूनिट फर्स्ट है जिसमें हम केमिकल काइनेटिक्स के बारे में पढ़ते हैं, उसी का ही हम एक और टॉपिक का लेक्चर लेकर आ चुके हैं। और इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। हम ऑलरेडी यह बात कर चुके हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे, जितने भी पॉइंट्स थे, उन सभी चीज़ों पर हमने बात किया। देन हमने डिस्कस किया कि मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, और फिर उसके बाद हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को पढ़ने से पहले हमने कुछ और भी पॉइंट्स पर बात किया था, जैसे कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, रेट लॉ क्या है, रेट कांस्टेंट क्या होता है। इन सभी चीज़ों पर हमने बात करने के बाद डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को भी समझा है। अब उसी को ही कंटिन्यू करते हुए हम अपने 3 टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। इन तीनों टॉपिक को हमें बहुत ही डिटेल में समझना है कि ये इनका कॉन्सेप्ट क्या होता है। देन इनके डेरिवेशन पर बात करेंगे, देन इनके एग्जांपल्स पर बात करेंगे, देन इनके ग्राफ पर बात करेंगे। फिर उसके बाद हमें इसमें हाफ लाइफ पीरियड पर भी बात करनी रहेगी, जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होने वाला है। तो चलिए अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और इस चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं, सभी चीज़ों को डिटेल में समझना चाहते हैं, तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे। सभी चीज़ों को हम डिटेल में समझेंगे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है। उसके बाद हम इसमें एग्जांपल्स पर बात करेंगे, देन इसके डेरिवेशन पर बात करेंगे, देन इसके यूनिट्स पर बात करेंगे कि इसका रेट कांस्टेंट का क्या यूनिट होगा। और फिर उसके बाद हम आगे और भी पॉइंट्स पर डिस्कशन भी करेंगे। तो अपने कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, सभी चीज़ों को नोट डाउन करना स्टार्ट कर दीजिएगा। अगर अभी नोट्स नहीं बनाते तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उनका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब चलिए अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप लोग अपने कॉपी में बीच में हेडिंग दीजिएगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अब ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, सबसे पहले तो यही बात हमें समझना होगा। ठीक है, यहां पर आपके दिमाग के तार खुल जाएंगे, क्योंकि हम तो यह बात अभी तक यह समझते आ रहे हैं क्या कि किसी भी रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा, ठीक है, वो उसके कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। यह बात तो हम पहले से समझते आ रहे हैं, लेकिन यहां पर आपके तार कैसे खुलेंगे, अभी एक एक करते हुए सभी चीजों को जब बताता चलूंगा तो आपको समझ में आता चलेगा। लेट अस सपोज, हम सपोज करते हैं, पहले अभी आप लोग अब लिखना छोड़िए, पहले चीजों को समझिए। हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक रिएक्शन है। ठीक है, हम सपोज कर लेते हैं कि ए रिएक्शन है। ठीक है, ए मोल्स एक दूसरे से ही रिएक्शन किए और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लिए। ठीक है, हम जैसा कि अभी तक रिएक्शन लेते आ रहे थे वैसा भी आप रिएक्शन ले सकते हैं, क्योंकि हम एक जनरल रिएक्शन बस सपोज कर रहे हैं। आप चाहें तो ऐसा भी रिएक्शन ले सकते हैं। कैसा कि ए प्लस बी, यह भी हमारे पास रिएक्शन हो सकता है। तो चलिए मैं इसी रिएक्शन के थ्रू समझा सकता हूं, लेकिन अब मेनली हम ऐसा रिएक्शन लेते चलेंगे जिसमें एक ही रिएक्टेंट शो करेंगे, और हम सपोज करेंगे कि एक से ज़्यादा रिएक्टेंट भी हो सकता है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब एक जनरल रिएक्शन हम सपोज करते हुए चलेंगे। ओके, तो अब यहाँ पर इसके मॉलिक्यूलरिटी पर अगर हम बात करते हैं तो मॉलिक्यूलरिटी ए प्लस बी होगा। ठीक है, स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी होगा। लेकिन अगर इसके हमें ऑर्डर पर बात करना है तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन भी लिखना होगा। तो हम सपोज करते हैं कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा के कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर पी होता है और कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू द पावर क्यू होता है। ठीक है, ये बात हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। अब अगर इसका ऑर्डर लिखना है तो हम जानते हैं ऑर्डर को एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इसका ऑर्डर जो होता है वह पी प्लस क्यू होता है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर 1 हो जाता है, यानी कि इनका जो वैल्यू होगा वो अगर 1 हो जाएगा तो इसे हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे। अगर इसी का वैल्यू 2 हो जाता है तो उसे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे। अगर इसका वैल्यू 3 हो जाता है तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे। और अगर इसका वैल्यू 0 हो जाता है तो यह जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है, एंड सो ऑन भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, हमने आपको ये बातें बहुत पहले समझा दी हैं, जिसमें मैंने आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन, मैंने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वाले टॉपिक में ही ये बातें आपको समझाया था।
ठीक है। तो अब यहां पर ध्यान से सुनना, मैंने यह बात बोला है कि हमारे पास P प्लस क्यू, ठीक है, हमारे पास P प्लस क्यू का वैल्यू अगर जीरो के बराबर हो जा रहा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मतलब कि अगर जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम बात कर रहे हैं, तो यानी कि हमारे पास P प्लस क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इट मीन्स दैट कि P और Q का वैल्यू अगर जीरो हो रहा है तो या तो P हमारे पास जीरो होगा या फिर Q हमारे पास जीरो होगा, दोनों में से एक, दोनों ही पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों को ही जीरो होना होगा, तभी जब हम इनका एडिशन करेंगे तब ये हमारे पास जीरो के बराबर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बातें तो हम समझ रहे हैं। ठीक है, तो अब यहां पर हम एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं ताकि आप लोग को और भी आसानी से क्लियर मैं कर सकूं इस कॉन्सेप्ट को। तो यहां पर एक छोटा सा हम डिफरेंट एग्जांपल लेते हैं, कंसीडर एग्जांपल जिसमें हमारे पास एक ही रिएक्टेंट है। ठीक है, और फिर उसके बाद इस पॉइंट को और भी अच्छे से आप लोग समझ पाएंगे। तो हमारे पास एक ही रिएक्टेंट है जिसमें हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन मैंने ऐसे लिखा और उसका ऑर्डर जो होगा वह P के बराबर होगा। और अगर यह P का वैल्यू हमारे पास जीरो के बराबर हो जाता है तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या कह रहे थे कि अगर किसी भी रिएक्शन का वैल्यू, किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर जीरो हो जाता है तो वह जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में जब हमारे पास P का वैल्यू जीरो मिल चुका है तो इस जीरो को हम यहाँ पर रख सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो हमारे पास K कंसंट्रेशन ऑफ A रेज़ टू द पावर जीरो हो जाएगा। और हम सभी जानते हैं कि अगर किसी भी वैल्यू के ऊपर जीरो होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, वन होता है। यानी कि किसी भी वैल्यू के पावर जीरो है तो उसका वैल्यू वन होता है। तो ऐसे सिचुएशन में इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, ठीक है, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वह K इंटू वन हो जाएगा और इसका वैल्यू हमारे पास K मिल जाएगा। यानी कि हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वह क्या हो गया, हमारे पास रेट कांस्टेंट K के बराबर हो जा रहा है। ठीक है, रेट कांस्टेंट K के बराबर हो गया। तो ऐसे सिचुएशन में हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इस रिएक्शन का जो हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन कह रहे हैं, इस रिएक्शन का जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन है वह उस रिएक्शन के रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। और जबकि हम अभी तक यही बात करते आ रहे हैं कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वह रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बट यहाँ पर हमने एक ऐसा रिएक्शन देखा कि हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वह रिएक्शन के कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास रिएक्शन के कंसंट्रेशन के पावर हमने जीरो लिख दिया क्योंकि यह जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो ऐसे भी रिएक्शंस हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन यह बात हमें बहुत बाद में पता चली। पहले हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पता चला, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन पता चला एंड सो ऑन हमें बातें पता चली। फिर उसके बाद पता चला कि कुछ ऐसे भी रिएक्शंस हैं जिनमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्शन के कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करता। तो ऐसा सिचुएशन में सवाल उठा कि इसे हम कौन सी कैटेगरी में रखें। तो हम क्योंकि पहले ही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ चुके थे तो इसलिए हमने इसे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के नाम से रखा, क्योंकि इसमें रिएक्शन के जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्शन के कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करता है। ठीक है, तो यहीं से ही हमारा इसका डिफिनीशन भी अराइज होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड ना करने वाले रिएक्शन को हम क्या करेंगे, कहेंगे कि वह जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, तो फिलहाल अब यहाँ पर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है। तो अब हम चलिए इस पर बातें करते हैं और एग्जाम्पल्स आपको देखना है तो अभी एग्जाम्पल्स भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बातें समझ में आई कि हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो रिएक्शन के रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो ऐसे ही रिएक्शन को हम कहते हैं कि यह जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, आई नो आप लोगों के दिमाग में अब काफ़ी विरोधाभास उत्पन्न हो चुका होगा कि हम तो यह बात समझते आ रहे थे कि रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट यहाँ पर तो कह रहे हैं कि ये तो है ही नहीं। हाँ, मैं जानता हूँ। तो ऐसे सिचुएशन में अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा एडजस्ट करना है कि हाँ ऐसा होता भी है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आप लोग डिफिनीशन के तौर पर लिखिए कि दोज रिएक्शंस, ठीक है, दोज रिएक्शंस
whose rate of reaction do not या does not लिखिए, does not, ठीक है, does not depend upon the concentration of reactants is known, उसको ही हम कहते हैं, क्या कहते हैं, is known, उसको ही हम कहते हैं कि यह जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक, तो ऐसे सिचुएशन में अब यहां पर आपको और भी चीजें समझनी होंगी कि जब हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन पर बात कर रहे हैं तो वह रिएक्शन के रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है उसका रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को अगर बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो उसके रेट पर तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में पूरे रिएक्शन के दौरान जो रेट होगा, उस रिएक्शन का जो रेट होगा वह एकदम फिक्स रहेगा, रिमेन कांस्टेंट कह सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहां पर एक लाइन ऐसा भी हम लिख सकते हैं कि द रेट ऑफ दीज रिएक्शन मतलब क्या, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, दीज रिएक्शंस रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, ठीक है, यानी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन पर हम बात कर रहे हैं। इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन ऐसे लिखिएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स हैज no effect on rate of reaction। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में वही बातें मैं यहाँ पर दूसरे टर्म्स में लिखा हूँ कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन में अगर हम बदलाव करते हैं तो ऐसे सिचुएशन में वह रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई भी प्रभाव नहीं डालता है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको समझाया। ठीक है, तो अब इसी को ही कंटिन्यू करते हुए यहाँ पर अब इसको हम थ्योरेटिकल, ये हमने क्या किया, नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को लिखा, अब इसे हम थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखने वाले हैं। तो कंसीडर, हम सपोज कर लेते हैं, ठीक है, कंसीडर ए जनरल रिएक्शन। अब एक हम जनरल रिएक्शन सपोज कर रहे हैं, जैसे कि हम सपोज कर लेते हैं कि ए गिव्स आउट पी प्रोडक्ट हमारे पास मिल रहा है। ठीक है, तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, देन रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए होगा। ठीक है, ये हमारे पास होगा और यहाँ पर P मिलेगा, बट हम जानते हैं कि यह जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, इसलिए यहाँ पर जीरो हो जाएगा। तो इस सिचुएशन में यहाँ पर जो हमारे पास रेट होगा इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट आएगा, क्योंकि हमने प्रोपोर्शनल साइन हटाया और यहाँ पर इसका वैल्यू हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ A⁻⁴ हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास ओवरऑल K मिल रहा है, तो रेट इज इक्वल टू K हमारे पास मिला। ओके, तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर हम यह कह सकते हैं कि फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट होगा, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, डज नॉट depend upon concentration of reactants। ठीक है, ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आप लोग क्या करिए, इतनी चीज़ों का पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम इसमें एग्जांपल्स भी डिस्कस कर लेते हैं। ये बस आपको मैंने थोड़ा सा
थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझाया कि हमारे पास एक्चुअली जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या है, और मैंने कॉन्सेप्ट ऑलरेडी समझाया था तो इसलिए मैं चीज़ों को लिखा। और इसके बाद अब एग्जांपल्स आप देखेंगे तो और भी चीज़ें क्लियर होंगी। फिर उसके बाद हम इसका डेरिवेशन भी देखेंगे। डेरिवेशन कहने का मतलब ये हुआ कि इसके रेट कांस्टेंट के लिए हम एक्सप्रेशन निकालेंगे जो कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ होगा। ठीक है, तो टेक दिस स्क्रीनशॉट, देन वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक। ओके, तो अब चलिए बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा इन चीज़ों को और भी डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो हेडिंग लगाइएगा अपने कॉपी में, एग्जाम्पल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, यानी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के हम कुछ एग्जाम्पल्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें हमारे पास 2-3 एग्जाम्पल्स हैं जो आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, और वैसे भी बहुत ज़्यादा चीज़ों को इसमें भी नहीं समझना रहेगा, बट यहाँ पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले एग्जाम्पल पर ही बात कर लेते हैं। अगर हम पहले एग्जाम्पल पर बात कर रहे हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि फॉर्मेशन। ठीक है, फॉर्मेशन, ये एक्चुअली मैंने सेंटेंस जानबूझकर लिखवाया ताकि आपके थोड़े पेज बनेंगे। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ HCl, ठीक है, ऑन द सरफेस, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ओके, तो यहाँ पर हम एक्चुअली बात करने वाले हैं कि वाटर के सरफेस पर कैसे HCl का फॉर्मेशन होता है, और यह इसका पहला एग्जाम्पल है। ठीक है, वैसे आप इसे हेडिंग मत बनाइएगा। अगर आप हेडिंग बना देते हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट हेडिंग मत बनाइएगा। एक्चुअली हेडिंग बनाएंगे तो सेंटेंस लिखना पड़ जाएगा, और सेंटेंस में नहीं लिखवाने वाला, डायरेक्ट एग्जाम्पल पर ही बात करने वाले हैं। तो देखो कैसे फॉर्मेशन होता है। होता कुछ ऐसा है कि हमारे पास H2 का एक मॉलिक्यूल, Cl2 का एक मॉलिक्यूल, ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में। ओके, यहाँ पर ध्यान रखना, सनलाइट के प्रेजेंस में यह रिएक्शन जब हम कराते हैं, सनलाइट मतलब कि हमारे पास HNu, ठीक है, और यह वाटर के सरफेस पर बनता है, यानी कि H2O मैंने लिख दिया। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पर 2HCl का मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। ठीक है, अब अगर इसका रेट ऑफ रिएक्शन आप लिखना चाहते हैं, ठीक है, बट अभी आप लोग अपने कॉपी में मत लिखिएगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर ये हो जाएगा K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2 के पावर 0 होता है और Cl2 के पावर 0 होता है, ऐसा देखा गया है। ठीक है, हम जानते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जब भी हम डिटरमाइन करेंगे तो हमें एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू देखना पड़ता है। तो एक्सपेरिमेंट के द्वारा यह देखा गया है कि अगर हम H2 गैस या Cl2 गैस या फिर दोनों के ही कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो उससे रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। रेट ऑफ रिएक्शन जैसे था वैसे ही रहेगा। अगर हम इनके कंसंट्रेशन को घटाते हैं तो ऐसा सिचुएशन में भी देखा गया कि उसके रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जिस गति से रिएक्शन हो रहा था, HCl मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा था, वह उसी गति से होगा। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में हम इसलिए इस रिएक्शन को कहते हैं कि यह जीरो ऑर्डर रिएक्शन की कैटेगरी में आता है। ओके, तो ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये बस मैं आपको समझाने के लिए बताया हूं। और हम ऑलरेडी ये जो हमने एक्सप्रेशन लिखा है इसे हम पहले ही मेंशन कर चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला एग्जाम्पल हो गया। अब बात करते हैं अपने दूसरे एग्जाम्पल पर। तो दूसरा एग्जाम्पल आप ऐसा भी देख सकते हैं, डीकम्पोजिशन। ठीक है, डीकम्पोजिशन ऑफ NH3 गैस। ठीक है, NH3 गैस का हम क्या कर रहे हैं, डीकम्पोजिशन देख रहे हैं, किस पर, ऑन दी सरफेस। ठीक है, ऑन दी सरफेस ऑफ गोल्ड हो सकता है, प्लेटिनियम हो सकता है, ठीक है, प्लेटिनम हो सकता है, प्लेटिनम, ओके, प्लेटिनम हो सकता है, या फिर आप यहाँ पर टंगस्टन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, टंगस्टन, ओके, इनके सरफेस पर हम क्या कर सकते हैं, NH3 के जब डीकम्पोजिशन पर बात करते हैं तो वह भी हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन की कैटेगरी में आता है। एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास 2 मॉलिक्यूल हैं NH3 के। अब ये जब डीकम्पोज होते हैं, सपोज करते हैं कि यह प्लेटिनियम के सरफेस पर हो रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में यह N2 गैस का फॉर्मेशन करेगा +3 H2 गैस का फॉर्मेशन करेगा। और इसका अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे
ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वह K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ NH3 के पावर 0 होता है। इट मीन्स दैट कि यह जीरो ऑर्डर रिएक्शन की कैटेगरी में आएगा। तो ऐसे सिचुएशन में यह हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो हमने दूसरे एग्जाम्पल को भी देख लिया। अब बात करते हैं अपने तीसरे एग्जाम्पल पर। तो तीसरे एग्जाम्पल में हम ऐसे लिख सकते हैं डीकम्पोजिशन। ठीक है, यहाँ पर भी हमारे पास एक्चुअली डीकम्पोजिशन ही हम करने वाले हैं। ठीक है, तो डीकम्पोजिशन ऑफ HI गैस का करने वाले हैं ऑन द सरफेस ऑफ, यहाँ पर भी मैं मेंशन कर दूंगा एग्जाम्पल में ही। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम 2HI यानी कि HI गैस का हमने 2 मॉलिक्यूल अगर सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर प्लेटिनियम के सरफेस पर डीकम्पोज हो रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पर H2 गैस का फॉर्मेशन होगा प्लस I2 गैस का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और यह भी हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन की कैटेगरी में आता है, क्योंकि अगर हम HI के कंसंट्रेशन में कुछ भी बदलाव करते हैं तो वह रेट ऑफ रिएक्शन पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं डालता है। इसलिए ये हमारे पास 3 एग्जाम्पल्स हुए। इनके अलावा और भी एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं, बट आप लोग इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सभी एग्जाम्पल्स को हम यहाँ पर मेंशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हुए जीरो ऑर्डर रिएक्शन के, तो टेक द स्क्रीनशॉट। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम इसके इंटीग्रेटेड रेट लॉ पर बात कर लेते हैं। ये हमारे पास छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हो गए। देखो एक बात और मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर तो हमने ऐसे रिएक्शन को लिया है एग्जाम्पल के तौर पर जिसमें केवल जिसमें हम दोनों रिएक्टेंट्स के रिस्पेक्ट में हम इसके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को जीरो कह रहे हैं। बट कुछ ऐसे भी रिएक्शंस होते हैं, ठीक है ध्यान से सुनना, कुछ ऐसे भी रिएक्शंस होते हैं जिसमें एक रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर रिएक्शन डिपेंड नहीं करता, तो इसलिए हम उस एक रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में कहते हैं कि वह जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, ऐसे भी कुछ रिएक्शंस होते हैं, बट ये हो सकता है आपके सर के ऊपर से निकल जाए। तो अगर ये बातें आपके सर के ऊपर से निकल रही होंगी तो आप लोग उसे स्किप कर दीजिए। फिलहाल जितनी चीज़ें मैंने आपको बताया ये बातें आप लोग ध्यान रखिए। ठीक है, एक काम करते हैं, इस लेक्चर को यहीं पर हम समाप्त करते हैं और अगले लेक्चर में हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के रेट इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी एक्चुअली हमने एग्जांपल्स को डिस्कस कर लिया है और इसके बाद इसके रेट इक्वेशन को जो हम ड्राइव कर रहे हैं तो लेक्चर काफ़ी बड़ा होने लग जा रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में अपलोड करने में दिक्कत होगी। तो इस लेक्चर को यहीं पर हम समाप्त कर रहे हैं। अगले लेक्चर में हम मिलेंगे जिसमें हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के और रेट इक्वेशन को हम ड्राइव करेंगे पूरी तरीके से। उसके बाद इसमें यूनिट्स को समझेंगे, ग्राफ को और हाफ लाइफ पीरियड को भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब इस लेक्चर को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करते हुए जरूर हमें बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और इस चैनल पर पहली बार आए होंगे, अपने तैयारी को स्टार्टिंग से बेहतर बनाना चाहते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।